नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नति क्लासेस पर। तो आज आपके मैं इंडियन पॉलिटी का फोर्थ पार्ट लेकर के आऊँ। ये आपका फोर्थ पार्ट है, ये आपका फोर्थ पार्ट होगा। गलत वो लग गई है, जो है आपका वो है फोर्थ पार्ट। ये है आपका फोर्थ पार्ट, ये है आपका फोर्थ पार्ट। ठीक है, ये जो है आपका वो क्या है फोर्थ पार्ट लेकर के आज मैं आया हूँ आपके सामने। तो इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन यूपीएससी के पूछे गए, प्रीवियस ईयर के पूछे गए। तो क्वेश्चंस किस हिसाब से पूछे गए हैं और उनमें कुछ ना कुछ एक्सप्लेन भी मैं करके चलूँगा। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं, आप लोग वीडियो को ज़रा सा देखते हैं, छोड़ देते हैं। आप यकीन मानिए, अगर आप नए हैं, नए कॉम्पिटिशन की तैयारी करने आए, आप पूरा वीडियो देखा करिए। क्वेश्चन से रिलेटेड मैं बहुत सी चीज़ें क्लियर करके चलता हूँ। और जो लोग पुराने भी हैं, जो लोग को एक्सपीरियंस हो गया है कंपटीशन एग्जाम देने का लेकिन तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी देखें, उनको रिवीजन होता रहेगा, कम समय में अच्छा रिवीजन होता रहेगा। तो चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने वो कौन सा है, एक सेकेंड। इसका पहला क्वेश्चन आज कौन सा है आपका, कि भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी, बेगारी का निषेध, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों की हितों की सुरक्षा, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक केवल 1, 2 और 4, केवल 2 और 3 इसका जवाब देना। मैं थोड़ा सा पेन देख रहा था लिखने के लिए, इसकी वजह से थोड़ा सा जो है वो टाइम चाहिए था। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात कर रहा था, शोषण के विरुद्ध अधिकार की कल भी मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई। कल अब इस यहीं से थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, रिवीजन भी होगा और आंसर भी निकलेगा। कल मैंने आपको मौलिक अधिकार के बारे में बताया था, कल मैंने आपको मौलिक अधिकार के बारे में बताया था। क्या बताया था? मौलिक अधिकार जो हैं वो संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। इनका जो अनुच्छेद है वो 12 से लेकर के आपके 35 तक आते हैं। और ये अमेरिकी संविधान से क्या है, आपके प्रेरित हैं। ये क्या है, आपके अमेरिकी संविधान से क्या है, आपके प्रेरित हैं। ये बात मैंने आपको कल जो है वो बताई थी। फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या क्या है। इसमें आपके 6 आ जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सबसे पहले क्या आ जाता है, आपका समानता का अधिकार। आज मैं पूरा नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा रिवीज। समानता का अधिकार। दूसरा आपका क्या आ जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्या आ जाता है आपका, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा आपका क्या आ जाता है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा आपका क्या आ जाता है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और छठवां आपका क्या आ जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये मैंने आपको बताए थे। समानता का अधिकार की बात करें, इसका जो आपका अनुच्छेद आता है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक आता है। ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे बता रहा हूँ। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 19 से 22 तक जाता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है तो अनुच्छेद 23 से 24 के बीच जाता है। धर्म की स्वतंत्रता की बात करें तो आपका 25 से आपका 28 तक जाता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, ये अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत आता है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। इसी में आपका एक चीज़ है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या बात करता है, इसको देखते हैं। तो अब जो है आपका वो आता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब ये मत सोचिए आपका टाइम खराब हो रहा, खोटी हो रहा, क्योंकि आपको बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा हूं मैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि कहां से कहा, तो अनुच्छेद 23 और 24 में आता है। कहाँ आता है? अनुच्छेद 23 और 24 में आपके आता है। अब बात करते हैं थोड़ी सी, अनुच्छेद 23 क्या बात करता है।
बात को समझिएगा। अनुच्छेद 23 जो है वो क्या काम करता है? अनुच्छेद 23 कहता है मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार, बेगार, ब्रैकेट में लिखता है कभी कभी वो बलात् श्रम। अभी इनका अर्थ मैं समझाऊंगा, इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा हूं। बलात् श्रम पर प्रतिबंध, बलात् श्रम पर क्या? प्रतिबंध। इतनी बात समझ में आई आपको? इतनी बात समझ में आ गई आपको? मानव दुर्व्यापार, बेगार, बलात् श्रम पर प्रतिबंध, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये मानव दुर्व्यापार क्या है ये भी तो समझना पड़ेगा, इनका अर्थ क्या है। इनके अर्थ से ही प्रश्न पूछता। मानव दुर्व्यापार का अर्थ क्या है आपका? इसका मतलब है कि पुरुष हो, महिला हो, बच्चों के बच्चों जैसी ये वस्तुएं हैं, इनको कोई वस्तु ना समझे, इनके जो बिक्री है उस पर बिक्री ना कोई इनको बेच ना सके, पुरुषों को बेच ना सके, महिलाओं को बेच ना सके, बच्चों को बेच ना सके। ठीक है, महिलाओं को बच्चों से कोई अनैतिक दुर्व्यापार ना कर सके, महिलाओं से कोई वेश्यावृत्ति का कार्य ना करा सके, उनको देवदासी ना बना सके, समझ गए, ये सब चीज़ें ना कर सके, ये आता है आपका किसमें? मानव दुर्व्यापार में। बात समझ में आ गई आपको? क्या बताया मैंने कि चाहे पुरुष हो, महिला हो, बच्चों हो, उनकी कोई भी बिक्री खरीद फरोख्त नहीं होगी, महिलाएं हैं उनसे कोई भी अनैतिक दुर्व्यापार नहीं करवाया जाएगा, वेश्यावृत्ति नहीं करवा सकते हैं, देवदासी या दास नहीं उनको बना सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। बेगार का मतलब क्या है? बेगार का मतलब है बिना पारिश्रमिक दिए, बिना पारिश्रमिक दिए कार्य कराना, बिना पारिश्रमिक दिए कार्य कराना। अब बेगारी का मतलब क्या है? बिना पारिश्रमिक दिए कार्य कराने का मतलब क्या हो गया आपका? कि आपने किसी से काम करा लिया और उसको पैसे दिए नहीं, उसने जो श्रम करा उसके आपने पैसे दिए नहीं, तो क्या है? बेगार इसको बोलते हैं। इस पर प्रतिबंध है कि आप किसी से भी अगर काम कराएंगे तो उसे आप पैसे देंगे। बात समझ में आ गई आपको? बलात् श्रम का मतलब क्या है? कि अगर मेरी इच्छा नहीं है कि मैं किसी के यहाँ काम कर सकूं, अगर कोई भी किसी की इच्छा के विरुद्ध जो है वो कार्य नहीं करा सकता है, तो ये बात भी याद रखिए, किसी की इच्छा के विरुद्ध कार्य कराना, किसी की इच्छा के विरुद्ध, बहुत अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, किसी की इच्छा के विरुद्ध कार्य कराना, इस चीज़ पर भी क्या है आपका? प्रतिबंध लगा हुआ है। जैसे पुराने ज़माने में जमींदारी प्रथा होती थी, कोई उनसे सूदखोर जो होते थे या जमींदार होते थे उनसे कोई ब्याज पर पैसे ले लेता था, फिर वो नहीं चुका पाता था तो उससे क्या काम करा लेते? उससे अपने भैंसे धुलवा लेते थे, अपने साफ सफाई करवा लेते थे, आलू कटवा लें गढ़ाई के टाइम। तो इस तरीके के काम जो है वो पहले होते थे। तो इन सब पर संविधान ने क्या लगा दी? आपके रोक लगा दी है। बात समझ में आ गई आपको? तो एक एक चीज़ पर मैंने आपको क्लियर कर दी। ये अनुच्छेद 23 बात करता है। वहीं पर अनुच्छेद 24 क्या बात करता है? अनुच्छेद 24 बात करता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर निषेध। कारखानों आदि में मतलब कि जो भी आपके कारखाने हैं उनमें 14 वर्ष से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं उनसे कार्य नहीं करा सकते। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से क्या नहीं करा सकते? आप कार्य नहीं करा सकते। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, बात समझ में आ गई। इसीलिए मैं एक चीज़ और आपसे पूछता हूँ, आपने सुना होगा NCPCR। NCPCR का मतलब इसको क्या बोलते हैं? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। जो बाल अधिकार, जो बाल हैं उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए संस्था क्या करती है? काम करती है। इसका एक्ट पूछा जाता है, इसका एक्ट कब आया था? तो इसका एक्ट आया था 2005 में। और ये आयोग कब बना? ये आयोग बना 2007 में। और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? इनका कब नाम पूछा जा सकता है? वर्तमान चेयरमैन कौन है? वो है आपके प्रियांक कानूनगो।
क्या है, प्रियांक कानून को। बात इतनी समझ में आ गई आपको, क्लियर हो गई इतनी बात। NCPCR का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। क्लियर हो गई इतनी बात। तो मैंने इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी कि भारत के संविधान में जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तो क्या देखो, मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध, बिल्कुल सही बात, ये तो इसमें परिकल्पित है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, ऐसी कोई बात अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24 में मैंने आपको बताई, अस्पृश्यता के अंत की नहीं बताई, तो ये तो आपका हो गया गलत। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, इसकी क्या बात मैंने आपको बताई, बताओ, इसकी मैंने कोई बात आपको बताई, ये भी नहीं बताई, ये भी गलत हो गया। कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन पर निषेध, ये मैंने आपको अभी क्या बताया, ये मैंने आपको क्या बताया, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर निषेध, मतलब कि 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है तो उससे आप कारखाने आदि में कोई भी कार्य नहीं करा सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बताइए, जबरदस्त कंटेंट आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जबरदस्त कंटेंट आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये बताइए आप। जबरदस्त कंटेंट आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्लियर हो गई इतनी बात। देखिए, मैंने आपको मौलिक अधिकार से शुरू किया, उसको भाग बताया, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ, क्या स्रोत है, फिर मैंने जल्दी से आपको उनको जो मौलिक अधिकार हैं उनको आपको क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, फिर मैंने अनुच्छेद 23-24 भी आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर हो गई इतनी बात। एक एक की बलात्श्रम क्या है, मानव दुर्व्यापार क्या है, इस तरीके से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में, भारत के संविधान में पांचवी अनुसूची, भारत के संविधान में पांचवी अनुसूची जो है आपकी, वो किससे संबंधित है। पांचवी और छठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए, या सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। इसका आपको जवाब देना है, इसका आपको जवाब देना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जवाब दीजिए। कल मैंने आपको अनुसूचियों के बारे में बताया था, ऐसी बात नहीं है, तो आप लोग इसका उत्तर दे लेंगे मेरे हिसाब से। पांचवी और छठी अनुसूची के बारे में, तो पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूचियों में मैंने आपको क्या बताया था, ये जो अनुसूचियां हैं ये आपकी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए कार्य करती हैं, आपकी हितों के संरक्षण के लिए क्या करती हैं, काम करती है, कि उनमें क्या क्या नियम होने चाहिए, क्या क्या उनके प्रावधान होने चाहिए, उन प्रशासन से रिलेटेड जो है वो अनुसूची काम करती है। छठी अनुसूची में मैंने आपको बता दिया था कि जो आपके जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन से संबंधित प्रावधानों का बात करती है, कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM मैंने आपको बताया था। तो ये जनजाति अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए कार्य करती है। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको। मैंने कल बताया था मूल संविधान की अगर बात करते हैं तो मूल संविधान में आपकी 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। वर्तमान की अगर बात करते हैं आपकी, तो वर्तमान में आपकी कितनी अनुसूचियां हैं, 12 हैं, यह भी मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको ये बताया था 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची जो है वो बाद में आपकी जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची के बारे में ये भी बताया था कि 9वीं अनुसूची जब आई थी तो उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो प्रथम संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में किया गया। इसके तहत आपकी 9वीं अनुसूची आई, जिसमें क्या है, आपकी भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान है। किससे संबंधित है, आपके भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने 10वीं अनुसूची में आपको दल बदल से संबंधित बताया था, प्रावधान है। 11वीं अनुसूची में आपकी पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। और 12वीं अनुसूची की बात करें तो आपकी किससे, नगर पालिका प्रशासन से संबंधित है। किससे, नगर पालिका प्रशासन से संबंधित है। ये मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। क्लियर हो गई इतनी बात, क्लियर हो गई इतनी बात कि नहीं हो गई। और बताइए, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ा जाए अब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आज बहुत ज़्यादा मैं वो नहीं कर रहा हूँ,
बहुत अंदर तक नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ अनुसूचियाँ कल मैं आपको बता चुका था, तो आज मैंने जो है इसको छोड़ दिया। आप उसको पिछली क्लास में जाके भी रिवाइज कर सकते हैं। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। उद्देशिका में, राज्य के नीति के निदेशक तत्व में, मूल अधिकार में, 7वीं अनुसूची में। ठीक है, तो कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या इसका जो आंसर है वो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका आंसर क्या है आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये संविधान के कौन से भाग में आते हैं, भाग 4 में आते हैं। इनका जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 36 से लेकर के आपका कहाँ तक है, 51 तक आते हैं। इनका जो स्रोत है, इनका जो स्रोत है वो कहाँ से लिए गए, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। नीति तत्व की बात करें तो ये आपके 3 भागों में इनका वर्गीकरण किया गया है। इनका 3 भागों में आपका वर्गीकरण किया है। कुछ आपके समाजवादी सिद्धांत हैं, कुछ आपके गांधीवादी सिद्धांत हैं, और कुछ आपके उदारवादी सिद्धांत हैं। बात समझ में आ गई आपको। तो जो कल्याणकारी राज्य की बात है, ये समाजवादी के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 38 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 38 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 38 ये कहता है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात करता है, जिसमें आपको सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात की जाती है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की क्या की जाती है, बात की जाती है। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से अनुच्छेद कौन सा रिलेटेड है आपका, अनुच्छेद 38 है। ये बात भी आप याद रखिएगा। क्लियर हो गई इतनी बात, क्लियर हो गई इतनी बात। इसमें मैंने आपको कल अनुच्छेद भी बताए थे कि इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 39 जोड़ा गया, जो कि बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करता है। इसी में आपका अनुच्छेद जो है वो 48 से पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, वो जोड़ा गया था आपका। ठीक है, निःशुल्क कानूनी विधिक सहायता की बात अनुच्छेद 39 से। ये सब पूछे जाते हैं आपसे, ये मैंने भी पिछली क्लास में कराया था। ठीक है, तो उसको भी आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, या जो लोग आज पहली बार देखेंगे वीडियो, पूरा वीडियो देखें। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जवाब दीजिए आप। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है कि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। तो लोकसभा जो है जनता द्वारा निर्वाचित हो रही है, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो गई, ये तो लोकतांत्रिक प्रणाली हो गई। तो ये तो क्या है आपका, लोकतांत्रिक प्रणाली की बात करी जा रही है, लोकतांत्रिक प्रणाली की बात करी। बात समझ में आ गई। तो ये तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। संसद संविधान में संशोधन कर सकती, इसका भी कोई लेना देना नहीं। राज्यसभा को भंग नहीं किया, बात तो सही है, लेकिन इसका भी कोई लेना देना नहीं संसदीय प्रणाली से। हाँ, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन ये बात करता है, अनुच्छेद 75 ये बात कहता है, अनुच्छेद 75 क्या, कि मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी सामूहिक रूप से। ठीक है, यही उपबंध जो है वो संसदीय प्रणाली की नींव रखता है। लोकसभा जो है, क्योंकि मंत्रिपरिषद अगर खत्म हो गई तो संसद विघटित हो जाएगी, संसदीय प्रणाली खत्म हो जाएगी। तो संसदीय प्रणाली की जो सरकार है वो क्या है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। कौन, अनुच्छेद 75। क्लियर हो गई इतनी बात। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, याचिका समिति, कमिटी ऑन पिटीशंस, इसकी बात की जा रही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। संसदीय समिति तो क्या है, संसद जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, संसद कोई छोटी चीज़ नहीं है। तो संसद को चलाने के लिए बहुत से लोगों की आवश्यकता होती है, ठीक है, और बहुत से अधिकारियों की आवश्यकता है। कोई भी कार्य कराना है तो ऐसे तो है नहीं कि पूरे संसद में कोई भी आए मुंह उठा के काम कर ले, ऐसा तो होगा नहीं। तो उसके लिए प्रॉपर क्या होती हैं, कुछ समितियां बनाई जाती हैं। वो समितियां क्या है, समय समय पर बनती हैं, कुछ समितियां विघटित भी हो जाती हैं, कुछ समितियां कुछ समय के लिए बनाई गई, बनाए जाने के बाद में क्या है कि उनको समाप्त भी कर दिया जाता है।
समझ, उनका जो भाई जो बनाएंगे उनका काम, उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया, उसके बाद वो ख़त्म कर दी गई। कुछ समितियां जो है प्रत्येक वर्ष बनाई जाती हैं, जो लगातार काम करती हैं, ऐसी भी समितियां होती हैं, तो उन्हीं के बारे में बात की जा रही है। तो मैं अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। समिति की अगर बात करते हैं तो दो तरीके की समितियाँ जो हैं वो संसद में बनाई जाती हैं, दो तरीके की बनाई जाती हैं। कोई एक समिति जो होती है वो होती है आपकी स्थायी समिति। क्या होती है आपकी? स्थायी समिति। और एक समिति जो बनती है वो बनती है आपकी तदर्थ समिति। क्या बनती है आपकी? तदर्थ समिति। स्थायी समिति जो होती है वो कैसे? वो लगातार काम करती है, लगातार काम करती है, ऐसे याद रखिएगा। लगातार काम जो है वो निरंतरता के साथ क्या करती है? काम करती है। प्रत्येक वर्ष गठन होता है इनका। क्या होता है आपका? प्रत्येक वर्ष जो है वो क्या होता है आपका? गठन होता है। लगातार काम करती है, प्रत्येक वर्ष क्या होता है आपका? गठन किया जाता है समय समय पर। ठीक है। वही तदर्थ समिति क्या होती है? ये कुछ समय के लिए, विशेष कार्य के लिए बनाई जाती हैं, विशेष कार्य के लिए। विशेष कार्य के लिए बनाई जाती हैं, विशेष कार्य के लिए बनाई जाती हैं। और जब समय समाप्त हो जाता है, जब समय समाप्त हो जाता है तो समिति भी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो समिति भी समाप्त हो जाती है। याद रखिए, तो समिति भी क्या होती है? समाप्त हो जाती है। ये स्थायी समितियों में ही क्या आती है आपकी? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति। ये किस में आती हैं आपकी? इसी में आती हैं। ये जो है इसी में आती हैं आपकी। अब देखिए, पूछा कौन सी सबसे बड़ी समिति? लोक लेखा समिति की अगर बात करते हैं, लोक लेखा समिति की बात करते हैं तो इसमें आपकी जो होते हैं वो 22 सदस्य होते हैं। इसमें आपके कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। 22 में भी आपके 15 लोकसभा से होते हैं और 7 जो हैं वो आपके राज्यसभा से होते हैं। बात समझ में आ गई आपको? 15 लोकसभा से, 7 जो है वो क्या? राज्यसभा से। बात समझ में आ गई आपको? प्राक्कलन समिति की बात करें, इसमें आपके 30 सदस्य होते हैं। ठीक है। और सरकारी उपक्रम समिति की बात करें तो इसमें भी आपके कितने? 22 सदस्य होते हैं। तो ये जो 30 सदस्य जो ये आपके आ गए हैं, जो 30 सदस्य जो हैं आपके, इसमें सबसे बड़ी समिति हो गई प्राक्कलन समिति। तो बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोक लेखा समिति की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत इसका गठन 1921 में किया गया। अधिनियम जो था वो 1919 था और 1921 में जो है उसका गठन किया गया। ये स्थायी समितियाँ हैं। ये सारी जो समितियाँ हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, ये जो है ये आपकी स्थायी समितियाँ हैं। ये लगातार काम करती हैं, प्रत्येक वर्ष होती हैं। आपसे पूछा जाता है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो हमेशा विपक्ष का नेता होता है। लोक लेखा समिति का जो नेता होता है वो कौन? विपक्ष का नेता होता है। बात समझ में आ गई आपको? तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई इतनी? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध विषयक उपबंध है? भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध विषयक उपबंध है? दूसरी अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 10वीं? तो अभी मैंने आपको अनुसूचियों के बारे में बताया था, ये देखना। अभी मैंने आपको कहाँ बताया था? पिछले चलते हैं थोड़ा सा, पीछे चलते हैं थोड़ा सा। ये देखिए 10वीं अनुसूची मैंने आपको यहाँ बता रखा दल बदल से। तो ऐसा नहीं है, प्रश्न आगे आएगा तो आपने अगर पीछे क्लास ले रखी है तो आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो 10वीं अनुसूची जो है आपकी किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची जो है आपकी वो दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न देखते हैं। कोई आपको दिक्कत लगे आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और पूरा वीडियो देखिए, आप सपोर्ट करिए। ऐसे नहीं होगा कि आपको कोई नाच गाना, कोई गलत चीज़ आपको नहीं बताई जा रही है। आपको आपके प्रश्न एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल तैयारी करवाई जा रही है। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कितना डीपली जाएगा भाई? डीपली क्या जा सकता है? वो ये पूछ सकता है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य? 22 में भी 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इसका गठन कब हुआ? 1919 अधिनियम के तहत 1921 में हुआ। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है हमेशा विपक्ष का नेता होता है। ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ।
ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? भारत के राष्ट्रपति में, संसद में, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति और विधि आयोग। इसका आपको जवाब देना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? इसका जवाब देना आपने, इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? संसद। क्या बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति अगर किसी के पास है तो किसके पास है आपका? किसके पास है? ये है आपकी ये है आपकी संसद के पास। किसके पास है? संसद के पास ही क्या कानून बनाने की शक्ति है, अधिकार क्षेत्र को व्यवस्थित करना है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को संशोधित करना है, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करनी है। ये सब जो है वो कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। घटाना बढ़ाना कब? संसद। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, लोकसभा में मतदान कर सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? इसका जवाब आपको देना है। इसका जवाब दीजिए आप। तो भारत के महान्यायवादी की बात हम लोग करने जा रहे हैं। भारत का महान्यायवादी की बात करें तो ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। यह क्या? भारत का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और उच्च न्यायालय, भारतीय उच्च और सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। और क्या होता है? सरकार का प्रमुख वकील होता है। ये आता है आपका अनुच्छेद क्षेत्र के हिसाब से। भारत के महान्यायवादी का संविधान में उल्लेख है वो अनुच्छेद किसमें? क्षेत्र में उल्लेख है। इसकी जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है। अब जो संसद के नियम की धारा आपकी जो 88 है, धारा 88 के तहत ये क्या क्या काम कर सकता है? धारा 88 के तहत जो है ये क्या क्या काम कर सकता है, इसकी जरा हम बात कर लेते हैं। इसकी बात कर लेते हैं। देखो, वो लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, ये बात सही है। धारा 88 के तहत वो लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लोकसभा में बोल सकता, अपनी बात रख सकता है, ये बात भी सही है। लोकसभा में मतदान कर सकता है, ये बात बिल्कुल गलत है। वो मतदान नहीं कर सकता है क्योंकि वो संसद का सदस्य नहीं है। क्योंकि वो संसद का सदस्य नहीं है तो क्या हो जाएगा इसका? 1, 2 और 3, सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्लियर हो गया? अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निकाय, किन निकाय का संविधान में उल्लेख नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, क्षेत्रीय परिषदें। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर करें। तो ये पूछ रहा है कि किसका जो है वो उल्लेख नहीं किया गया, संविधान में उल्लेख नहीं है। इसका जवाब देना है आपको। इसका जवाब देना है। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें, योजना आयोग की बात करें, क्षेत्रीय परिषदों की बात करें, इन तीनों का कहीं भी संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3, डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन तीनों का जो है वो उल्लेख नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एनडीसी। क्या बोलते हैं? एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी आपकी? 6 अगस्त 1952 को।
इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो योजना आयोग के द्वारा जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी, उन योजनाओं को सही रूप से क्रियान्वयन करना, उनको सही से लागू कराना। ये कार्य किसका होता है? योजना आयोग का। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी आपकी? इसकी जो स्थापना हुई थी वो 15 मार्च 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को हुई थी। इसी का नाम बदलकर, याद रखिएगा, इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया आपका? नीति आयोग कर दिया गया। क्या कर दिया गया आपका? नीति आयोग। नीति आयोग कर दिया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? नीति आयोग की बात करें, इसकी जो स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फुल फॉर्म भी ऐसे प्रश्न पूछा गया है कि नीति में जो टी का मतलब क्या है? तो टी का मतलब है ट्रांसफॉर्मिंग। टी का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए। मैं लिख देता हूं इसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। क्लियर हो गई इतनी बात? डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं? देखिए आ गया प्रश्न। राष्ट्रीय विकास परिषद, अभी मैंने आपको बताया राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी के बारे में। एनडीसी के बारे में अभी मैंने आपको बताया। कब इसकी स्थापना हुई है? 6 अगस्त 1952 को जो है वो क्या हुई? इसकी स्थापना हुई। इसमें कौन कौन होते हैं? इनकी जो ये एनडीसी है इसमें कौन कौन होता है? इसका आपको जवाब देना है। इसका आपको जवाब देना है। देखिए, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष, प्रधानमंत्री इसके होते हैं, इसके परिषद में होते हैं, बिल्कुल सही बात है। संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण होते हैं, बिल्कुल सही बात है। राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इन्हीं के साथ जो आपके नीति आयोग के सदस्य होते हैं, नीति आयोग के सदस्य होते हैं, ये बात भी याद रखिए। कौन? नीति आयोग के सदस्य भी होते हैं। बात याद रखिए, कौन होते हैं? नीति आयोग के सदस्य भी होते हैं। तो क्या अध्यक्ष, वित्त आयोग का अध्यक्ष ये नहीं होता है। तो कौन कौन करते हैं आपके? 1, 3 और 4। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री हो गया, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण हो गए, राज्यों के मुख्यमंत्री हो गए, यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री हैं वो हो सकते हैं, नीति आयोग के सदस्य होते हैं। ये सब क्या होते हैं? इसकी परिषद में होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? क्लियर हुई इतनी बात? क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए थे। बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन थे और बहुत ही अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। कोई भी कंफ्यूजन लगता, कोई भी दिक्कत होती है, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे देता हूँ लिंक टेलीग्राम का, उससे जुड़ जाइए और आप पूरा क्लास देखिए A to Z। समझे? कोई भी बकवास नहीं करता हूँ मैं क्लास में कि आपका समय खराब करूँ। समय आपका कीमती है, हमारा भी समय कीमती है। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखो आप, तभी आपके समझ में आएगा। आप कहें कि कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, वो टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, कोई चीज़ क्लियर करनी है, डाउट पूछना आपको, वो आप टेलीग्राम पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो, मैं उसका उत्तर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और पूरा वीडियो देखा करिए। बीच में छोड़ के भागेंगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए सब लोग अपना ध्यान रखिएगा भाई। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।